मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस कन्वेंशनल मशीनिंग के होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के होते हैं। अब जो हमारा अभी ये लेक्चर है इसमें हम इसमें कवर करेंगे कंसिडरेशन इन प्रोसेस सिलेक्शन, यानी कि प्रोसेस को अगर हमें सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी कि जिसके हिसाब से हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें इस प्रोसेस को करना है कंप्लीट या नहीं करना। द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट appropriate नॉन कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस फॉर ए गिवन मशीनिंग एप्लीकेशन रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया। कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमें जो मशीन करनी है उससे हमें मान लो सरफेस फिनिश तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमें मटेरियल रिमूवल भी तेज करना है, मटेरियल रिमूवल तेज नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मटेरियल रिमूवल जो जहाँ पे ज़्यादा होगा, मटेरियल रिमूवल रेट जहाँ ज़्यादा होगा वो वाला ऑपरेशन करेंगे। बाद में सरफेस फिनिश के लिए दूसरा ऑपरेशन कर लेंगे। तो अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया है कि इसको कंप्लीट कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है, और दूसरे वाले को कंप्लीट कर रहा है तो पहले वाले को नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सारे क्राइटेरियाज को वन बाय वन चेक करेंगे। जहाँ पे हमारे 100% ना हो के 70, 80, 60, 30, कुछ तो 30% तक भी क्राइटेरिया कंप्लीट कोई ना कोई मशीनिंग तो कर ही रही होगी, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इन टूडेज इंडस्ट्री नंबर ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस increasingly being used for processing of different engineering materials। एक नंबर ऑफ मशीनिंग, जैसे कि अगर हम बात करें तो शेपिंग अगर कहीं पे हो रही है तो शेपिंग भी अलग अलग तरीके से हो रही है, अलग अलग मटेरियल्स पे हो रही है, उसकी भी मेथोडोलॉजी अलग अलग होती है, उनके लिए भी जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं हर मशीनिंग में। तो जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग मशीनिंग मेथड्स हैं वो वन बाई वन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसको अगर हमें करना है तो हमें किस तरीके से करना होगा, स्पेशली एडवांस मटेरियल्स हैविंग इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। एडवांस मटेरियल की अगर हम बात करें तो एडवांस मटेरियल में हमारे सैरेमिक्स आते हैं और कंपोजिट मटेरियल्स आते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल से मिला के लेयर बाई लेयर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। अगर हमें उन्हें मशीन करना है तो उसके लिए हमें और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी अपनी मशीनिंग की। तो उनके मटेरियल रिमूवल के लिए हमें बहुत सोच समझ के चुनाव करना होगा कि कौन से मटेरियल, कौन सा मशीनिंग प्रोसेस है जो हमें यूज करना है। The process characteristics having a direct influence on the productivity of and effectiveness of non-conventional machining process are as follow। यानी कि ये जो दिए हुए हैं जो हमारे पास नीचे प्रोसेस पैरामीटर्स, उनके हिसाब से हम ये डिफाइन करेंगे कि हमें वो मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। अब फर्स्ट है अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, अगर अगर हम कोई भी मशीनिंग प्लांट लगा रहे हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना होता है। और कनेक्शन आपको किस वोल्टेज के हिसाब से चाहिए, कितनी कैपेसिटी के हिसाब से चाहिए, वो आपको मिलेगा। और उसमें आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है हर जगह पे कि आप इतना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। तो कहीं पे अगर आपका हाई वोल्टेज की जरूरत है तो वहाँ आपको करंट लो रखना पड़ेगा, जहाँ हाई करंट की जरूरत है वहाँ वोल्टेज लो रखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी वीआई के इक्विवेलेंट होती है और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अगर आपके प्लांट में। तो एनर्जी वेरिएशन अगर आप कर सकते हैं तो वो अलग चीज रहेगी। तो उसके बिहाफ पे हमें देखना होगा कि हमें अप्लाइड वोल्टेज कितना चाहिए। अप्लाइड वोल्टेज किस मशीनिंग प्रोसेस में, जैसे कि जहाँ भी इलेक्ट्रोथर्मल जो मशीनिंग प्रोसेस होंगी वहाँ पे हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, और इलेक्ट्रोकेमिकल में हमें एनर्जी कम चाहिएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोथर्मल में क्या है कि जो हीटअप होगा मटेरियल वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होगा, तो वहाँ हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन केमिकल जहाँ मशीनिंग होगी वहाँ उसे बस बूस्ट अप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी ओनली, ना कि उसे हीट अप करने के लिए। तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कम है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, हाई वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं तो इलेक्ट्रोथर्मल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पैरामीटर्स के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट देख के चूज करेंगे। नेक्स्ट इज कंसर्न रेडियस, यानी कि जिस मटेरियल को अगर हमें रिमूव करना है उसके हिसाब से उसकी डायमीटर रेडियस किस हिसाब से है, कैसे हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कितनी मशीनिंग। अब जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के थ्रू हाई रेडियस को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम वायरिडियम यूज़ करेंगे, और वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। प्लस उसमें सडनली
जब हम स्पार्क इनिशिएट करते हैं तो हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, लेकिन अगर डायमीटर के हिसाब से अगर हम कट कर रहे हैं तो वहां पे एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। पहले हमें हाई वोल्टेज की जरूरत है, फिर पॉइंट कांटेक्ट के कारण हमें लो वोल्टेज की जरूरत है, तो सडनली वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार वायर ब्रेक हो जाता है। यही एंड पॉइंट पे होता है। अब जैसे जैसे वायर आगे चलता जाता है डायमीटर की तरफ, वैसे वैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ता जाता है। लेकिन डायमीटर जब खत्म हो जाती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट घटता जाता है, तो एमआरआर बढ़ जाती है। लेकिन जब हम एंड पॉइंट पे आते हैं तो एंड पॉइंट पे क्या होता है कि वोल्टेज एकदम कम होता है, और जब हमें मशीनिंग खत्म करनी होती है तो हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है, उसकी वजह से फिर से वायर ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं, उनको बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें कुछ और मेथोडोलॉजी यूज करनी होंगी। तो ये सारी चीजें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे। अब जब हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। कॉस्ट के हिसाब से कोई अगर हमें मशीनिंग प्रोसेस ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है किसी प्रोसेस के थ्रू, तो हम उसे नहीं करेंगे। जहाँ पे हमें कॉस्ट कम होगी उसके हिसाब से कम करेंगे। अगर हमें क्वालिटी ज्यादा मेंटेन नहीं करनी है तो लो कॉस्ट के किसी मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। करंट करंट मैंने अभी बताया आपको, जैसे वोल्टेज के हिसाब से अगर हमें चाहिए तो हम हाई वोल्टेज प्रीफर करेंगे, करंट के हिसाब से चाहिए तो वो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो वोल्टेज के बाद हो गया मटेरियल रिमूवल रेट। अब जब अगर हमें मटेरियल रिमूवल रेट हाई चाहिए, सरफेस रफनेस की हमें टेंशन नहीं है कि थोड़ा सा रफ भी मशीनिंग होगी तो हमारा मटेरियल चल जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें सरफेस रफनेस वहां पे अच्छी चाहिए होती है जहाँ पे मटेरियल को हमें जो हमारे फ्रंट व्यू में जहाँ मटेरियल होता है, जहाँ पे मटेरियल को दिखाना होता है, ज्यादातर हम सोचते हैं वहाँ सरफेस फिनिश अच्छी होनी चाहिए, या सरफेस फिनिश वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा फटीग लोड होता है। क्योंकि सरफेस फिनिश का अच्छी होने का फायदा है, एक तो वो केमिकल अटैक से बचाता है, दूसरे वहाँ पे वियर एंड टियर कम होता है, और तीसरे लोडिंग की वजह से वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी कम होता है। तो ऐसी जगह पे अगर हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ देखेंगे कि सर्विस फिनिश भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है मटेरियल की, तो हम जल्दी मशीन करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखेंगे कि सरफेस फिनिश चाहे कैसा भी हो, हमारा मटेरियल जिससे तेज रिमूव हो रहा है वो हम चूज करेंगे। नेक्स्ट इज पावर रिक्वायरमेंट। पावर रिक्वायरमेंट मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे कि हमने हाई वोल्टेज हाई करंट चाहिए तो हाई पावर रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए सेफ्टी, हमें ऐसा भी मटेरियल होना चाहिए कि जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी तरह के करंट का या केमिकल रिएक्शन उनके ऊपर होने का कोई खतरा ना रहे। सरफेस डैमेज, कोई ऐसा मटेरियल ना हो जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से इचिंग हो जाए, हमारा जो सरफेस हमने मशीन किया है सडनली कोई केमिकल गिरने से या कुछ होने से उसका जो सरफेस है वो रफ हो गया या कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सरफेस डैमेज। डैमेज कॉज ड्यू टू वर्कपीस सरफेस हो चुका। उसके बाद है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश की हम मटेरियल रिमूवल रेट में जब हमने बात की है तो हम कर ही चुके हैं। अगर हमें सरफेस फिनिश बहुत अच्छा चाहिए तो हमें मटेरियल रिमूवल रेट को स्लो करना ही होगा, उससे क्या होगा, हमारा सरफेस फिनिश अच्छा आ जाएगा। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब हम जिन डायमेंशंस में हमको मटेरियल चाहिए उनमें उसे फिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होना चाहिए जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो या उसको डैमेज करे, तो उस तरह का हम मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस जो हमें सेलेक्ट करने थे उसके हिसाब से हम अपना मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने उसको क्या कहते हैं मशीनिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये हमने सारे प्रोसेस पढ़ लिए, जिन मतलब पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कहते हैं अपनी मशीनिंग को चूज करते हैं। तो एक बार दोबारा से उनको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। दैट इज अप्लाइड वोल्टेज, कंसर्न रेडियस, टोटल कॉस्ट, करंट, मटेरियल रिमूवल रेट, पावर रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, सरफेस डैमेज, सरफेस फिनिश, टॉलरेंस एंड टॉक्सिसिटी। तो हमने ये सभी पढ़ ही लिए हैं, लेकिन जिसमें मटेरियल रिमूवल रेट और सरफेस फिनिश का सबसे ज्यादा रोल रहता है कि अगर हमें बट दोनों चीजें ही अच्छी चाहिए तो हमें एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के मशीनिंग प्रोसेस को चूज करना पड़ेगा जिससे कि हमारी सारी सबको कंप्लीट कर सके। और उसके साथ साथ ही हम इनमें पैरामीटर्स भी वेरी कर सकते हैं
कि कोई मशीनिंग ऑपरेशन है जो हाई वोल्टेज पे हमें रफ सरफेस दे रहा है, लेकिन मटेरियल रिमूवल रेट अच्छा दे रहा है, लेकिन लो वोल्टेज पे क्या कर रहा है, मटेरियल रिमूवल रेट को कम कर देता है, हाई वोल्टेज वो सरफेस। ऐसा ये नहीं कि ऐसा ही होता है, मैं वेरी करके बता रहा हूँ कि इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में हमें सभी पैरामीटर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशन के लिए भी चुनना पड़ सकता है, जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को एक कंप्लीट लेवल में ना सही तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल में फुलफिल करता हो, और हमारी मशीनिंग को हमारी जो रिक्वायर्ड मशीनिंग है उसको कंप्लीट कर सके। ओके, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।